What do all acids have in common? What do all acids have in common? हेडिंग डालिएगा, हेडिंग में क्वेश्चन मार्क है. What do all acids have in common? अब लिखेंगे an acid is a substance an acid is a substance which dissociates or ionizes which dissociates or ionizes on dissolving in water which dissociates or ionizes on dissolving in water to produce hydrogen ions. To produce hydrogen ions. That is H plus aqueous ions. ठीक है, तो क्या है an acid is a substance which dissociates or ionizes. तो acid एक ऐसा substance है जिसको पानी में अगर घोल दिया जाए तो उसके ना आयंस टूट जाते हैं. H प्लस आयन उसमें से टूट कर अलग निकल जाता है, ये उसकी खास प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर लिखेंगे that is, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे that is all the acids contain hydrogen. बताता हूँ. All the acids contain hydrogen. ठीक, तो इसमें क्या होता है an acid is a substance which dissociates or ionizes. तो हमने ये देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हमने देखा था कि 2-3 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं. जैसे एक हमने देखा था डिकम्पोजिशन में कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि किसी सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए तो वो अपने आयंस में, अलग अलग आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. अगर हीट कर दिया जाए तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वो टूट जाता है. हीट वाला ये हो गया. ऐसे ही एक होता है प्रोसेस हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ये है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो उसके आयंस टूट जाते हैं. एसिड उन्हीं में से एक है. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे HCl. डिसोसिएट में टूट जाना, अलग अलग टूट जाना. डिसएसोसिएट, एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना किसी के साथ. डिसएसोसिएट मतलब टूट जाना, अलग अलग जाना. HCl और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं एक्वस. ठीक है, HCl ब्रैकेट में एक्वस लिख रहे हैं क्योंकि कभी भी किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में पानी नहीं डाला जाता, पानी में एसिड डाला जाता है. तो पानी था और पानी के अंदर हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है. तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी पानी में किसी चीज़ को डिज़ोल्व करा जाता है तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है. चाहे फिर वो शुगर हो, शुगर को पानी में अगर मिक्स कर दिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन गया. अगर सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बन गया. सिमिलरली अगर एसिड को पानी में मिक्स कर दिया, पानी को एसिड में नहीं डाला जाता कि एसिड यहाँ पर रखा हुआ है उसको डाइल्यूट करने के लिए ऊपर से पानी छिड़क रहे हैं, वो एसिड ही आ जाएगा फिर ऊपर. ठीक है, तो हमने बताया था ना उसको डाइल्यूट कैसे करा जाता है कि पानी भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब में, उसमें ड्रॉप करके 1 2 3 ऐसे ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा हम एसिड उसमें डालते हैं. अच्छा, अब जब उसके अंदर एसिड हमने डाला, पानी में जब हमने एसिड मिक्स करा तो हमारे पास क्या तैयार हो गया, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया. तो ये जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. H प्लस एक्वस आयंस
एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस आयन्स, हाइड्रोजन अलग टूट गया, हाइड्रोजन आयन, और क्लोरीन आयन अलग टूट गया। ये हाइड्रोजन आयन ही है, ये हाइड्रोजन आयन ही है जो जला देता है, जो बर्निंग इफेक्ट करता है, हाइड्रोजन आयन ही है। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक्वस इस वजह से क्योंकि पानी में मिक्स कर चुके हैं ना वो, इस वजह से, ठीक है। कभी भी आप देखेंगे, अगर आपने कभी किसी कंटेनर में एसिड पड़ा हुआ देखा हो, तो एसिड में क्या होता है, एसिड में ना बबल्स उठते रहते हैं, एसिड में बबल्स उठते रहते हैं, तो ऐसा लगता है देखने से क्या रहे तो बड़ा गर्म है और ये उबल उबल कर निकल रहा है, तो बबल्स उठते रहते हैं, बबल्स निकलते हैं फूट जाते हैं, निकलते हैं फूट जाते हैं। वो होता क्या है, वो यही होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गैस है, ठीक है, और वो एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया उसका एसिड का, अब वो निकलना चाह रही है बाहर, लेकिन वो लिक्विड उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो बबल बनता है, फूट जाता है, वो गिर जाता है, ऐसे होता है, ये ऐसा लगा सारा चक्कर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ कॉमनली देखी जाती है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी एसिड है उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हम डाइल्यूट फॉर्म में जब यूज़ करते हैं कैसे करेंगे, पानी लिया, पानी के अंदर एसिड को मिक्स कर दिया, पानी के अंदर जब एसिड को मिक्स करते हैं तो वो H+ आयन और Cl- आयन हो गया, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या हर एक एसिड में ही होगा, फिर तो हर एसिड में होगा भाई। अगर मान लीजिए जैसे मैंने HCl की बात करी, ऐसे ही अगर मैं ये कहने लगूँ कि H2SO4 एक्वस, तो इसमें भी H+ एक्वस अलग हो जाएगा और SO4 2- सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। सिमिलरली जो तीसरा एसिड है HNO3, अरे ये हमारे घर के पास इधर ही राजनगर एक्सटेंशन के पास ही हुआ ना, EPE, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आज मैं सोच रहा था उसकी पेपर की कटिंग मतलब आपको दिखाऊंगा, उस पर कल क्या हो गया, उस पर कल ना नाइट्रिक एसिड से भरा हुआ पूरा कंटेनर पलट गया है। नाइट्रिक एसिड बताया था ना, ये HNO3 मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो कम से कम 10 किलोमीटर पहले इधर और 10 किलोमीटर पहले इधर पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसकी जो गैस है ना, उसकी गैस से लंग्स तक जल जाएंगे, उसकी जो फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। और वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेसवे जिस जगह पर वो गिरा है वहाँ पर पूरा उसको सील करके, और फिर क्या हुआ है, ड्रोन के थ्रू उसके ऊपर बेस का छिड़काव हुआ है, ठीक है, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा। ऐसा थोड़ी है कि अब वो बिखर गया तो उसको उठा कर कोई अंदर डालेगा, कोई जा ही नहीं सकता, उसके आसपास मर जाएगा, ठीक है, और कोई आदमी भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए ड्रोन से करा गया, उसके ऊपर छिड़काव करा गया। ये आज के पेपर में आया, ठीक है, मैं भेजूंगा आपको, उसकी कटिंग भेजूंगा अगर मिल गई तो। नाइट्रिक एसिड का पूरा कंटेनर और उसकी फ़ोटो दिखाई है, तो फोटो भी वो धुंधली दिखाई दे रही थी क्योंकि दूर से खींची गई थी, पास तो कोई जा नहीं सकता ना, फ्यूम्स उड़ते हैं उसके, बहुत डेंजरस होता है। बेस कौन सा था? अब ये तो मुझे नहीं पता कौन सा था, ठीक है, उस पर था कि उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन जो है, बेसिक उसका द्रव्य का, हिंदी में द्रव्य बोलते हैं ना, बेसिक द्रव्य का ड्रोन की निगरानी में उसके ऊपर छिड़काव किया गया। तो ये पेपर में आया हुआ। सर न्यूक्लियर बॉम्ब में कौन सा एसिड होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब में एसिड होता ही नहीं है, एसिड नहीं होता, क्या होता है, सर उसकी गैस कोई गैस नहीं होती उसमें। न्यूक्लियर बॉम्ब में होता क्या है, अभी बताया नहीं आपको, डिस्कस नहीं करा, अभी बता दो। HNO3 एक्वस, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक बॉम्ब है और किसी ने बड़ा भीड़ सी लगी हुई है, भीड़ में किसी ने वो बॉम्ब की पिन निकाल दी, और पिन निकालने के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर किसी ने बोला कि अरे पागल है ये बॉम्ब है, फेंक इसको, फिर फेंक देते हैं, फेंकते फेंकते दिखाई देता है कि वो बॉम्ब फट गया। फटने के बाद दिखाते हैं कि वो जो 4-5 हीरो वगैरह लड़के वगैरह जो खड़े हुए थे वो सब काले पीले हो गए, उनके बाल खड़े हो गए, कपड़े वपड़े फट गए उनके, फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो हंसी आने लगती है सबको देखकर। तो ऐसा नहीं होता। बॉम्ब में होता क्या है, बॉम्ब के अंदर तो पोटाश यूज़ होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, सिर्फ बॉम्ब की नॉर्मल की बात कर रहे हैं, बॉम्ब के अंदर पोटाश यूज़ होता है। एक सब्सटेंस होता है RDX भी यूज़ होता है। तो साबुन से भी बॉम्ब बनाया जाता है। और ये ना कभी नेट पर सर्च मत करना, IP एड्रेस ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका, ऐसी चीज़ें नेट पर नहीं सर्च करना, ठीक है। IP एड्रेस ब्लॉक कर दिया जाता है और IT सेल जो है ना, IT सेल घर पर भी पहुंच जाती है, यहाँ भी क्या सर्च कर रहे थे, है ना, कहाँ बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी है, ठीक है, और बिना किसी नोटिस के पहुंच जाती है। इस पर नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, इस पर वो लगता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नेशनल सिक्योरिटी वाला UAPA कोई एक्ट होता है, वो लगता है इसमें। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब की,
तो न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा होता है, हम ये जानते हैं कि जितना भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है, चाहे टेबल है, कोई भी चीज़ है, तो जितना भी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे एटम्स के बने हुए हैं। एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ तो भेज दीजिएगा। बुक मिली कि नहीं? बिल्कुल कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने देख लिया, मेरे को कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी आती है, वो किसी एग्जाम है वो नेट से नहीं हो पाएगा, इसलिए कहता था कि बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, वो कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ का बना हुआ होता है? एटम्स का बना हुआ होता है। अब एटम से भी छोटी क्या चीज़ होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सुनिए, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली रोटेट करते हुए दिखाई दे जाते हैं, मतलब वो भी ऐसे नहीं दिखाई देते, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इस वजह से बोला जाता है क्योंकि शुरुआत में वो जो छोटे छोटे सब्सटेंसेज हैं उनको देखा गया, किसी चीज़ को तोड़ा, तोड़ने के बाद और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, और छोटे 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 पार्टिकल्स तक पहुँच गया। वो इतना सा कोई छोटा सा पार्टिकल है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है, हाँ ये है, बस इससे छोटा नहीं हो सकता। अगले ने कहा कि नहीं, मेरे पास ना मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और छोटा तोड़ूंगा इसको, उसके और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ूंगा। अगला कहता है मेरे पास इससे ज़्यादा भी खतरनाक मैग्नीफाइंग ग्लास है, और ज़्यादा छोटा, तो उसको और बड़ा उसको मैग्नीफाई करके देखता है, फिर तोड़ देता है उसको 2 पार्टिकल्स में। तो ये जो तोड़ना है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जो मैग्नीफिकेशन करने वाली जो डिवाइसेस हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप बोल देते हैं, उनका इन्वेंशन धीरे धीरे होता रहा। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि जो एटम है, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस तरह से डिवाइडेड होते हैं ऐसे कि बीचों बीच तो यहाँ पर तो रहेगा न्यूक्लियस, और यहाँ पहला शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम। जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उसमें जो है टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते रहते हैं, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ती गई मैग्नीफाइंग पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की, बढ़ती गई, और फिर हमने कहा कि अब ये जो है ना मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप है। मोस्ट पावरफुल का मतलब क्या है कि अब इससे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप आ नहीं सकता, और इसको मोस्ट पावरफुल इसलिए बोला गया कि इस माइक्रोस्कोप के थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन को देख पा रहा हूँ। तो वो जो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देख पा रहा था। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा छोटा सब्सटेंस दुनिया में है नहीं, ठीक है। अभी हम 10th क्लास में ये पढ़ रहे हैं, हालांकि आप 12th में पढ़ोगे कि उससे भी छोटा होता है, मीसॉन बोलते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल अभी यहीं तक रहते हैं 10th तक ही। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो छोटा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन है, उसको भी जो माइक्रोस्कोप देख ले उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन तो दिख गया, प्रोटॉन देखा क्या? प्रोटॉन तो नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? तो उसके लिए एक लॉजिक दे दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियस के अंदर देखना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस तोड़ा गया, न्यूक्लियस तोड़ते ही हो गई तबाही, ठीक है। तबाही कैसे हो गई? इसके अंदर अब एक चीज़ सोचिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी का मैंने थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ाया था, उसमें ये कहा गया था कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव है पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो सबने ये पढ़ लिया, 9th क्लास में सबने पढ़ लिया कि शेडविक ने इसके बारे में बताया था, प्रोटॉन्स के बारे में, कि प्रोटॉन्स जो है वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो चलो न्यूट्रल हैं, चुपचाप पड़े हुए हैं, सारे प्रोटॉन्स साथ में कैसे पड़ेंगे? वो रिपेल नहीं कर रहे एक दूसरे को, बताओ, वो रिपेल नहीं कर रहे क्या एक दूसरे को? तो हम ये कहते हैं कि अगर प्रोटॉन इतनी दूर है तो रिपेल करेगा, इतनी दूर है तो रिपेल करेगा, इतनी दूर है तो रिपेल करेगा, और ज़रा अगर नज़दीक आ गया ना, ज़्यादा नज़दीक आ गया, कितना नज़दीक आ गया उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है, 15 FM। FM का मतलब होता है फेम्टो, फेम्टोमीटर। जैसे आपने देखा ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ऐसे ही होता है फेम्टोमीटर।
और ये जो फेम्टो होता है, इस फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर। बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है तक? ठीक है। तो आप ये देखिए, जब मैं सेंटीमीटर की बात करता हूँ ना, तो सेंटीमीटर जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 100। इसी चीज़ को आप पढ़ते हुए आए हो कि अगर मेरे पास सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूँगा। मेरा दूसरा तरीका है, मैं सेंटी को 10 की पावर -2 बोलता हूँ। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ऐसे ही फेम्टो को बोला जाता है 10 की पावर -15। 10 की पावर -15 क्या होगा भाई? करोड़ का भी करोड़, करोड़ का भी करोड़। करोड़ में कितने आते हैं? 8 जीरो आते हैं, और उसके 8 8 16, तो लगभग 16 नहीं, चलो उससे एक कम है, 15 जीरो आ रहे हैं ना वन के आगे। तो वो ये जो 15 फेम्टोमीटर है, जब किसी चीज़ को नज़दीक 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 लाते चले जाएंगे, प्रोटॉन्स को जब नज़दीक नज़दीक लाते चले जाएंगे, 15 फेम्टोमीटर जब डिस्टेंस रह जाएगा ना दोनों के बीच का, ठीक है, तो तब ये कहेंगे कि भाई अब जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ना इनके बीच में, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वो पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? 3 तरीके की फोर्सेस मिलेंगी पूरे यूनिवर्स में। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने ये पेन का कैप लिया, इसको छोड़ दिया हवा में, ऐसी ताकत नहीं लगी, छोड़ दिया बस, ठीक, लूज कर दिया अपनी ग्रिप, तो नीचे गिरेगा सीधा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी बॉल को नीचे फेंका और इसने रिपल्सिव फोर्स लगा दी ग्राउंड में, उड़ती चली गई उल्टा, नहीं ना, हमेशा ये अट्रैक्ट ही करता है। हम भी गिर जाएंगे तो हम भी नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं उड़ेंगे। तो ये तो ग्रेविटेशन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब ये आ जाएगी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों फोर्सेस के पिताजी होते हैं, मतलब इन दोनों फोर्सेस से भी ज़्यादा खतरनाक फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा वाला फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। अगर 15 फेम्टोमीटर डिस्टेंस है ना, तब तो ये अट्रैक्टिव है, तब तो ये अट्रैक्टिव है। और अगर जरा सा आपने छेड़ दिया उसको, तो भाई फिर ये खतरनाक रिपल्सिव फोर्स है। तो क्या करा जाता है? यूरेनियम लेकर यूरेनियम का तो एटम लिया जाता है, यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम के अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यूरेनियम को ये बोला जाता है कि जरा सा यूरेनियम अगर डाल दिया जाए किसी इंटरनल कंबशन इंजन में, तो वो सालों साल तक चलता रहेगा, पेट्रोल की तरह बार बार फ्यूल उसका ख़त्म नहीं होगा। तो यूरेनियम का तो एटम लिया जाता है और उसको क्रिप्टन एक दूसरा एटम है उससे ना बम्बार्ड किया जाता है, टक टक टक, उसके न्यूक्लियस पर पहुंचाया जाता है। बस कि बस एक न्यूक्लियस टूट जाए, बस किसी एक एटम का, ठीक है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। तो उसके अंदर एक एटम फोड़ दिया, तो जैसे ही आपने उसको फोड़ा ना, न्यूक्लियस को फोड़ा, तो न्यूक्लियस फोड़ते ही उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका डिस्टेंस 15 फेम्टोमीटर जो था वो जरा सा बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ गया तो वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है। अब जब स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है तो एक एटम, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक यूरेनियम का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे? मिलियंस बिलियंस एटम्स होंगे। हम तो सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं ना अभी। तो एक एटम का प्रोटॉन फूटा है, उसके न्यूक्लियस फूटा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन हो गया, मतलब टूट गया। जैसे ही वो टूटा तो वो 15 फेम्टोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया प्रोटॉन्स के बीच। जब प्रोटॉन्स ने भयंकर तरीके से रिपेल करना शुरू करा, वो प्रोटॉन बराबर वाले एटम को ठोकेंगे, वो न्यूक्लियस टूटेगा उसका, उसके प्रोटॉन निकलेंगे, और ये काम जो है मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। मिली सेकेंड्स के अंदर होते हुए जितना भी आसपास का एरिया है, और आसपास का एरिया भी कई हज़ार किलोमीटर का एरिया, उसमें क्या है कि जितने भी आसपास के एटम्स हैं, चाहे फिर वो पेड़ का एटम हो, चाहे फिर वो खंभा लगा हुआ है उसका एटम हो, चाहे फिर वो चेयर रखी हुई है, कुछ भी, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छोटे छोटे एटम्स से मिलकर सबके एटम्स में एक साथ एक्सप्लोजन होता है, तो सब कुछ ना फट जाता है एकदम। और जो ह्यूमन बींग्स लावा की तरह बह जाते हैं, मतलब खड़े हुए पिघल गए, एकदम खत्म हो गया, हड्डी वड्डी कुछ नहीं बचा। तो ये इतना खतरनाक होता है, और ये ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सभी के पास है, हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, हालांकि वो तो डेवलप्ड नहीं होता, और उनके पास भी है, और चाइना ने मदद करी थी। तो सब एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं कि हम एटम बम यूज़ कर लेंगे। वो एक बार अमेरिका ने यूज़ कर रखा है जापान के ऊपर, पता होगा आपको, एक बार यूज़ कर रखा है, उसी से पता चला। उसमें जो गैस फैली थी, कौन सी गैस? वो गैस नहीं होती, मैं बता रहा हूँ फिर से, वो गैस नहीं होती। वो ऐसा होता है कि जैसे पूरे का पूरा एक्सप्लोजन हो गया। अब जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये पूरे में फैल गए। अब जब ये पूरे में फैलते हैं ना तो टकराएंगे। अब जब भी कहीं पर किसी भी चीज़ के, आप हाथ है हमारे पास दो, हम इनको ऐसे 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 मारते रहे आपस में, यानी कि कोलाइड करते रहे, तो टकराव होगा तो हीट जनरेट होगी। तो वो हीट जनरेट हो जाती है बहुत ज़्यादा।
और जब हीट जनरेट हो जाती है तो हीट जनरेट होने से अब टेम्परेचर 52 पॉइंट समथिंग हो रहा था कल दिल्ली का टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा दो तो कोई बचेगा क्या? तो वो टेम्परेचर जब 200 300 500 डिग्री तक पहुँच जाता है तो कोई बचता ही नहीं है। और ऐसा इसी में होता है। और जब इंडिया में जब टेस्ट करा गया था उस पर एक फिल्म भी आपने देखी होगी, फिल्म आई थी, तो उसमें वो टेस्ट कहाँ पर गया था? रेगिस्तान के अंदर करा गया था पूरा वो बनाकर। पोखरण था ना, राजस्थान में एक एरिया है, वहाँ पर करा गया था ये टेस्ट, वहाँ पर करा गया था। तो आप ये देख लीजिए कि इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को गोली मार दी, ऐसे गोलियाँ निकल गई, उसके अंदर से कुछ निकल गया, कुछ मिसाइलें निकल गई, कुछ नहीं हुआ। वो टेम्परेचर ही बढ़ गया इतना कि जो है वो भी खड़ा हुआ था, भी ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और वहाँ पर भी जो जापान में बचे थे लोग, क्योंकि जापान उस टाइम पर भी बहुत डेवलप्ड था, तो वहाँ पर जो लोग बचे हुए थे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग बेसमेंट में जो थे वो सारे लोग बच गए थे, क्योंकि वहाँ तक रेडिएशंस पहुँची नहीं थी। और पहुँची क्यों नहीं थी? पहुँची इस वजह से नहीं थी क्योंकि जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई चीज़ पिघली, उसका लावा पिघला, तो लावा पिघला तो बेसमेंट से निकलने वाली जितनी भी जगह है ना वो सारी की सारी जगह कवर अप हो गई थी, ठीक है। फिर किसी एक आदमी ने कहीं थोड़ी बहुत जगह निकाली, जब उसका एक्सप्लोजन शांत हुआ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस तक जब वो चीज़ फैलती है तो जैसे अर्थक्वेक होता है ना, ऐसे 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 वेव्स निकलती हैं, तो उसकी वेव्स निकली तो वो लास्ट टाइम तक, लास्ट एरिया तक जब वेव्स पहुंचती हैं फिर वो टकरा कर वापस भी आती हैं। तो जब वो वापस आती हैं तो वापस आते आते धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी शांत हो गई। शांत होने के बाद जो लोग बेसमेंट में थे उन्हें पता ही नहीं था कि ऊपर तबाही मची हुई है, ऊपर क्या हो गया, उनको पता ही नहीं। तो धीरे से कहीं पर कोई जगह थी, कहीं से कोई निकल गया, एक आदमी बचा, 2 आदमी बचे, तो इस तरह से पूरा बड़ा कंट्री था। तो कुछ हज़ार लोग ही बचे थे करोड़ों में से, ठीक है, ऐसा हो जाता। और फिर उनको भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर धीरे धीरे करके जापान ने उसके बाद मतलब तरक्की करी हो। तो एटम बॉम्ब जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है इसी वजह से। और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये विद इक्वेशंस, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। जो भी बच्चे साइंस लेंगे वो 12th क्लास की फिजिक्स में पूरा टॉपिक ही है, ये न्यूक्लियस पर ही है वो पूरा टॉपिक। तो न्यूक्लियस में कंस्ट्रक्टिवली भी यूज़ करा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि यही न्यूक्लियर फिजन करके भाई एनर्जी लिबरेट हो रही है ना, एनर्जी लिबरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो हीट से टर्बाइंस को मूव कराया जा सकता है। जब टर्बाइन मूव होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर भी, इंडिया में भी 3-4 हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पहले 3-4 थे, अभी 32 हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, 32 हैं। तो वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। पहले बहुत बुरा हाल था इलेक्ट्रिसिटी का, पहले लाइट ऐसी ही आती थी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, क्योंकि पहले हमारे पास जितने भी पावर प्लांट्स थे या तो 2-4 तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स थे जो पानी से बनाते हैं, जैसे टिहरी डैम है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और थर्मल थे कोयले को जलाकर। लेकिन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी काफ़ी बन गए। तो मुझे ऐसा ध्यान है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे शायद 30 या 32 है, पहले 5 या 6 हुआ करते थे। तो इस वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं जाती है जितनी पहले जाया करती थी। पहले तो चली जाती थी, गर्मियों में आती थी, बहुत बुरा हाल है। तो चलिए हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? तो जितने भी एसिड्स हैं उनमें कॉमन क्या है? एसिड्स में कॉमन ये है कि जब एसिड को डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर तो उसमें H+ आयंस अलग हो जाते हैं। अब इसमें एक और सवाल उठता है, अब एक क्या 22 है? अच्छा, तो मुझे 32 का गलत ध्यान रहा। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा ना, न्यूक्लियर ना, 22 में बहुत बड़ी बात है, पहले 4 या 5 ही थे। उसका रीज़न यही था कि हमारे पास यूरेनियम था ही नहीं। वही गरीब कंट्री थे हम, पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि अगला सवाल इसमें ये उठता है, पहले तो ये पूछा जाता है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? तो सभी एसिड्स में कॉमन है क्या, पहले तो ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि अच्छा H+ आयंस मिलते हैं क्या एसिड के अंदर? आप कहेंगे नहीं मिलते, ठीक है। H+ आयंस क्यों नहीं मिलते? उसका रीज़न है, H+ आयंस क्या है? एक्वस है। एक्वस का मतलब पानी भी तो है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन आयन की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी के साथ मिलकर ना एक नई तरीके का आयन बना लेता है, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं उसको, हाइड्रोनियम आयन। तो पर्टिकुलरली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या H+ आयन एसिड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं करता, लिबरेट होता है, बट एज सून एज इट गेट्स प्रोड्यूस्ड, it reacts with the water present in that solution and converts into हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मैं लिखवाता हूँ इसको।
नोट करेंगे। से रिएक्ट करने से पहले भी एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब करते ही रिएक्ट कर जाता है। प्रोड्यूस तो होता है, प्रोड्यूस होते ही रिएक्ट कर जाता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट मतलब ठहरता नहीं है, उसके अंदर रहता नहीं है, पानी में डिसॉल्व करने पानी में डिजॉल्व हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि प्रोड्यूस होता है, हम ये कहेंगे हाँ प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन अगर पूछे एग्जिस्ट करता है तो आप कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो नहीं समझे। एक चीज़ प्रोड्यूस हुई, एक चीज़ बनी, और बनने के बाद वो एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर हम ये कह रहे हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि यहाँ पर कोई गैस है, वो प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो यहाँ पर ठहर नहीं पाई। क्यों नहीं ठहर पाई? गैस है ना, उड़ गई। वही चीज़ है कि हाइड्रोजन आयन था, प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन ठहर नहीं पाया, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाया, वहाँ रुक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन बन गया। मैंने कहा ना होगी, समझ जाएंगे। आज ही ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? अवनी, हेतल, गौरी, इप्शिता, ठीक है। और नीना, ये नायरा है क्या बेटा? मीना शर्मा कौन है? मैं नहीं समझा। सर मैं हूँ सर भास्कर सर, वो वाला मोबाइल में वो टाटा। अच्छा भास्कर भाई, अरे आप सभी बच्चे ना अपना नाम इसमें ऐड किया करो, सबकी मम्मियों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता फिर कौन है। चलिए जी, लिखिएगा। क्वेश्चन लिखे, बस H+ ions exists in an acidic solution एसिडिक सॉल्यूशन समझ जाइएगा कि एसिड है ना, तो एसिड को पानी में मिलाती है, तो वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। अब नहीं कुछ कह रहे हो? ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम बनाने में कितना टाइम लेता है? इंस्टेंट, फटाफट बना, प्रोड्यूस हुआ, बन गया, क्योंकि वाटर है ही वहाँ। तो यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस hydrogen ions do not exist as H+ ions in an acidic solution they attach themselves to the polar water molecules to the polar water molecules to form hydronium ions. Hydronium ions. Hydronium लिखिएगा H3O plus ions. H plus
plus H2O gives H3O plus. gives H3O plus. सर मेरा वाला मॉलिक्यूल्स क्या होगा? पोलर और नॉन पोलर वाटर मॉलिक्यूल ही समझ लो। पोलर बताने में तो बहुत दिक्कत होगी, चलो समझ लो पोलर में क्या होता है। जब हम वाटर की बात करते हैं ना, वाटर इस तरीके से बनता है H2O, ये वाटर है। अब इसमें हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन का हम ये इस तरीके से शेल बनाई है। तो ये तो समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन इधर एग्जिस्ट करेगा ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन इधर एग्जिस्ट करेगा ऐसे H। तो हाइड्रोजन होता है पॉजिटिवली चार्ज, वाटर के केस में अजीब तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वो यहाँ पर हो गया, इसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हो गया। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है 2 माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों का एवरेज, दोनों को ज्वाइन करा और दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। और ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव जो एटम है, नेगेटिव जो आयन है, उसका सेंटर यहाँ पर लाई कर ही रहा है। तो जिसमें दोनों कोइंसाइड करते हैं उसको पोलर मॉलिक्यूल बोल देते हैं, जिसमें कोइंसाइड नहीं करते उनको नॉन पोलर बोल देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, तो इसमें मत जाओ, बस ये डेफिनेशन याद रख लेना कि पोलर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोलर ही होता है। तो पोलर और नॉन पोलर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी रहने दीजिए। अच्छा जी, आगे नोट करेंगे आप, ये मिटा रहा हूँ। Acids heading डालेंगे, acids do not show acidic behavior in the absence of water. Acids do not show acidic behavior acids do not show acidic behavior in the absence of water. In the absence of water लिखेंगे in the absence of water a substance will not form hydrogen ions form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior and hence will not show its acidic behavior. In the absence of water, a substance will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior. तो वो अपना acidic behavior show ही नहीं करेगा। अच्छा, एक illustration देख लीजिए इसका।
डिस्टिलेशन मतलब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ करके देखी गई। एक मिनट दीजिए अभी आप। मंगाया था लाओ। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो एसिड है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करता है। तो वो कैसे? सबसे पहले हाँ सर ऐसा कोई एक्सेप्शन है जिसमें किसी एसिड में हाइड्रोजन ना हो? नहीं, एक्सेप्शन नहीं है इसमें। इसमें एसिड में कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, वैसे तो बेस में कौन से हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं OH माइनस आयन्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसका सबसे पहले कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ HCl gas।
तो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, तो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस पहले हम बनाना चाहेंगे HCl गैस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस बनाना चाहेंगे। कैसे बनेगी? हमने क्या करा है कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉलिड NaCl डाल दिया, सॉलिड NaCl मतलब नमक डाल दिया, और हम उसके ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। तो जब हम H2SO4 उसमें डाल रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि जैसे ये NaCl है और ये H2SO4 है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। Na जो है वो तो चला जाएगा SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, ये बन गया, और H चला जाएगा Cl के साथ, ये बन जाएगा HCl। ठीक है, तो Na2SO4 एक सॉलिड है, वो सॉलिड की तरह यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और इसमें से फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए HCl के। ठीक है, तो बैलेंस्ड शायद नहीं है, टू लगाएंगे यहाँ पर, Cl का 2 हो गया और इधर भी 2 लगाएंगे, अब हो गया बैलेंस। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ऐसे सेकंड वाला देखेंगे, यहाँ लिखेंगे B, टेस्टिंग HCl गैस विद ड्राई लिटमस पेपर। अब जैसे ही यहाँ पर हमने H2SO4 इसमें सॉलिड NaCl में डाल दिया, मुझे पता है कि यहाँ पर सॉलिड के नाम पर तो Na2SO4, सॉल्ट के नाम पर Na2SO4 यहाँ पर बन जाएगा। मैंने तुरंत यहाँ पर रबर कॉर्क लगा दी ताकि HCl गैस जो बनेगी वो बाहर ना निकल जाए यहाँ से। रबर कॉर्क में किस तरह से निकाली, ऐसे लगाई यहाँ पर रबर कॉर्क, और इसमें से एक डिस्चार्ज ट्यूब बाहर निकाल दी। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिसमें से कोई भी गैस या लिक्विड है वो बाहर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये तो रबर कॉर्क लगा दिया हमने, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर क्या है Na2SO4 और इसमें से फ्यूम्स निकलने चालू हुए HCl गैस के, HCl गैस। अब HCl गैस यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, HCl गैस यहाँ से बाहर निकल रही है, और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में नो कलर चेंज, किसी तरीके का कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं। हमने कहा कि अरे फिर ये HCl एसिडिक है भी या नहीं है, HCl गैस है और हमने यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया, तो फिर ये एसिडिक है भी या नहीं है, क्योंकि एसिड होता तो ब्लू तो रेड में कन्वर्ट हो जाता, एसिड अगर ये होता तो नहीं हुआ। फिर हमने क्या करा, सी पार्ट, टेस्टिंग HCl गैस विद मॉइस्ट लिटमस पेपर। मॉइस्ट मतलब जिसमें गीला, मतलब पानी है उसमें, पानी है उसके अंदर, उस पर आपने जो स्प्रे बॉटल है उससे पानी के थोड़े से छींटे उस पर डाल दिया। तो टेस्टिंग HCl गैस विद मॉइस्ट और वेट लिटमस पेपर। अब
है सॉलिड Na2SO4, ये है HCl गैस फ्यूम्स, HCl गैस फ्यूम्स। अब ये है वेट ब्लू लिटमस पेपर। कलर गॉट चेंज्ड टू रेड। कलर जो है वो चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू नहीं रहेगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से ये पता चलता है कि वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है, तभी एसिड अपनी एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है जी। इसके बाद इनके पास यूजेस देखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिस देखूँगा, बेसिस। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। और कल सुबह सभी बच्चे 11 बजे का टाइम रखें फिक्स अपना, 11 बजे आइएगा। और सैटरडे और संडे की इस बार छुट्टी रहेगी। ठीक है, चलिए जी, ओके। Evening, sir. गुड इवनिंग।